मीथेन का फॉर्मूला मार्क किया था, जो क्या था उसका फॉर्मूला भाई CH4। एक कार्बन से बना है और कितने हाइड्रोजन एटम थे उसमें? 4। तो पेज नंबर 144 में आज तुमको पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास फॉर्मूला उन्होंने जो दिया है वो कितना दिया है? CO2। मतलब कार्बन ने, एक कार्बन है उसके अंदर और ऑक्सीजन उसके पास टोटल कितने हैं बोलो? 2 ऑक्सीजन उसके पास है। फिर उसके बाद उसने ये बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका? 44। अब ये मॉलिक्यूलर मास में रट्टा नहीं मारना पड़ता है, उनको डिराइव करना पड़ता है। जिसको डिराइव करने के लिए हमको क्या पता होने चाहिए? एटॉमिक मासेस। जैसे कि पिछली बार जब मीथेन का मैंने तुमको बताया था, मीथेन में क्या बताया था कि एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। और हाइड्रोजन का कितना बताया था? नहीं, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि उसमें 4 हाइड्रोजन थे इसीलिए वहाँ पे कितना था बताओ? 4 थे। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं है, यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। तो अगर तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन एटम है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। मतलब अभी हमें कार्बन का भी एटॉमिक मास पता है और अभी हमें ऑक्सीजन का भी पता है। अभी तुम्हारी बास्केट में एक CO2 का मॉलिक्यूल है, यानी कि तुम्हारी बास्केट में एक कार्बन है और साथ में 2 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं कहूँगी टोटल मास कैलकुलेट करो, तो टोटल मास कैसे कैलकुलेट होगा? एक कार्बन का मास और प्लस 2 ऑक्सीजन के। तो एक कार्बन का मास कितना होता है बताओ? 12। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? बट हमारे पास अभी कितने ऑक्सीजन है? तो मास कितना हो जाना चाहिए? 32। भाई डबल हो जाएगा ना मास भी। तो यानी कि कार्बन की वजह से 12 और ऑक्सीजन की वजह से 32। तो 12 + 32 कितना होता है? और यही देखो उस बुक वाले ने भी लिख के दिया है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू बोलो कितना? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CO2। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44। बाजू में एक इंटरेस्टिंग डेटा दिया है, अगर तुम्हें याद नहीं भी होता है तो भी चलता है, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? -56.6 डिग्री सेल्सियस। याद कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड पाया कहाँ कहाँ जाता है। जैसे मीथेन गैस के बारे में हमने पढ़ा था कि बायोगैस प्लांट में होती है, मार्शी प्लेसेस में होती है, इसे बनाया जा सकता है, रॉक्स में होती है, अंडरग्राउंड अर्थ में होती है, वगैरह वगैरह। हमारे जो CO2 गैस है ये हमारे नेचर में एकदम फ्रीली घूमती रहती है। तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। तो हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में। यही चीज़ वहाँ पे लिख के भी दिए हुई है, देखो बुक में, कि हमारे नेचर में और एयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। कितना? 0.03%। बट ऑब्वियस है, जिस तरीके से हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और भी अदर फैक्टर्स है, धीरे धीरे ये CO2 का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। बट नेचुरली अभी करेंटली प्रॉपर वे में कितना परसेंटेज है? 0.03। और हमें लगता है यहाँ तो बहुत कम है। आगे पढ़ो क्या बोला है। जब हम रेस्पिरेशन का मतलब जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग की 2 स्टेप्स होती है, इनहेल और दूसरा एक्सहेल। ह्यूमन बींग्स इनहेल करते वक्त क्या यूज़ करते हैं? O2। और जब वो बॉडी से एक्सहेल करते हैं ब्रीथिंग के दौरान तो उनके बॉडी के अंदर से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। तो वही उन्होंने देखो एक और चीज़ लिख के दिया है कि हमारी बॉडी से जो भी हवा बाहर निकलती है वो 100% CO2 नहीं होती। बहुत सा, भाई एक बात बताओ, तुम अभी इनहेल कर रहे हो, इस एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, इसमें CO2 भी है, इसमें वाटर वेपर भी है, इसमें हीलियम भी है, इसमें और भी कोई गैसेस होंगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जाती कौन सी है? बहुत सारी गैसेस। लेकिन हमारी बॉडी यूज़ किसे करती है? O2 को।
सिमिलरली वो बहुत सारी गैसेस जो अंदर गई हैं वो बहुत सारी गैसेस बाहर भी तो आएंगी ना, तो उन बहुत सारी गैसेस में से जो गैस बाहर आती है उसमें CO2 का कितना हिस्सा होता है? 4%। मतलब 96% कोई अदर गैसेस होती हैं और एक्सेल्ड एयर सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 4% CO2 होता है, उसको मार्क कर लो। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोगों को CO2 साफ साफ हमारे नेचर में हम लोगों को मिल रहा है। बट CO2 को इनडायरेक्टली भी नेचर से ऑब्टेन किया जा सकता है। कैसे? कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि मीथेन को जलाओगे या दुनिया में किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो क्या प्राप्त होता है? H2O और साथ में क्या मिलता है? CO2। कल बताया था मैंने। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एक ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर बने हैं, जिनमें हाइड्रोजन भी है और जिनमें कार्बन भी है। तो जब आप उन्हें जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हाइड्रोजन की वजह से क्या बनेगा जलने के बाद? H2O। और कार्बन जब जलेगा तो जलने के बाद क्या बनाएगा? CO2। तो यानी कि अगर आपको CO2 चाहिए तो उसको ऑब्टेन करने का एक और तरीका है, आप नेचर में मौजूद किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाना शुरू कर दो। पेट्रोल को जलाओगे तो भी मिलेगा, कपड़ों को जलाओगे तो भी मिलेगा, लकड़ी जलाओगे तो भी मिलेगा, कोयला जलाओगे तो भी मिलेगा। किसी भी फॉसिल फ्यूल को जलाओ आपको उसके अंदर से क्या मिलेगा? CO2। मतलब ऐसा नहीं है कि मैडम अगर प्लांट्स ने हम लोगों को, प्लांट्स देते हैं कि नहीं देते हैं ऑक्सीजन, और रात के वक्त फिर क्या देने लगते हैं? बोलते हैं ना रात के वक्त पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में वो उल्टा काम करने लगते हैं। ऑक्सीजन हमें देने के बजाय हमारी बॉडी से ऑक्सीजन लेने लगते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो प्लांट्स को अगर मैं हटा दूं, एटमॉस्फेयर को हटा दूं, ह्यूमन बॉडी को अगर हटा दूं, तो अगर इन सारी चीज़ों को हटा देने के बाद क्या कहीं और से CO2 मिल सकता है? तो उसने बोला है हाँ, जब भी आप किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो वहाँ पे लास्ट लाइन उसी पैराग्राफ के अंडरलाइन करो, CO2 इज गिवन आउट इन द कंबशन ऑफ वुड एंड दी फॉसिल फ्यूल। क्यों निकलता है CO2? क्यों निकलता है वुड एंड फॉसिल फ्यूल से? वाई? क्या वुड एंड फॉसिल फ्यूल के अंदर CO2 भरा हुआ रहता है कि जैसे ही तुम जलाते हो छू करके CO2 छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि कोई भी वुड या कोई भी फॉसिल फ्यूल ये सारे के सारे क्या हैं? ये वहाँ पे लिख लो, आर हाइड्रोकार्बन्स। क्या है ये सारे के सारे? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? कि हाँ, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जब तुम हाइड्रोजन को जलाओगे तो क्या बनेगा? H2O। कार्बन को जलाओगे तो क्या बनेगा? CO2। इसीलिए CO2 निकलती है। क्या ऐसा है क्या कि लकड़ी के अंदर CO2 भरी हुई थी और जब तुमने जलाना शुरू किया CO2 बूम करके बाहर आ गई? ऐसा है क्या? नहीं, उसके अंदर हाइड्रोजन था, उसके अंदर कार्बन था। जब तुमने जलाया तो वही कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में। अब हमारे ही नेचर में यही CO2 इनडायरेक्ट तरीके से भी मौजूद होती है। अब जैसे हम लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, ब्लीचिंग पाउडर पढ़े थे हमने। उस ब्लीचिंग पाउडर में क्या पढ़ा था? किसी भी सरफेस को क्लीन करने के काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें साफ करने का मुख्य रूप से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरीन गैस। मतलब जो भी साफ सफाई का जिम्मा है वो किसके कंधों पर है? क्लोरीन गैस। अब क्योंकि क्लोरीन गैस के फॉर्म में है तो गैस को डब्बे में स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना, यूज़ करना कठिन होता है। तो हम लोगों ने क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करके फॉर्मूला बना डाला था। क्या नाम था उसका? CaOCl2 नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। जैसे ही वो ब्लीचिंग पाउडर हम किसी सरफेस पे डालते और एटमॉस्फेयर का CO2 उसके संपर्क में आता तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाती और वहाँ से कौन निकल के भाग जाती? मतलब हम क्लोरीन गैस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते थे, तो हमने उसको किसी ना किसी केमिकल के साथ उसके अंदर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, जिससे हम लोग जब उस केमिकल को हम यूज़ करेंगे तो इनडायरेक्टली हम किसको यूज़ करेंगे? मतलब वो केमिकल बाद में क्लोरीन गैस निकाल के दे देता था। तो वैसे ही कई ऐसे केमिकल्स या कई ऐसे कंपाउंड्स नेचर में होते हैं जिनके अंदर CO2 डायरेक्टली नहीं भरी हुई होती, कि फुग्गे में जैसे हवा भरी हुई होती है वैसे उनके अंदर CO2 भरी हुई होगी, ऐसा नहीं होता। बट अगर उन केमिकल की अगर आप रिएक्शन कराओगे, उन्हें हीट करोगे, उन्हें एटमॉस्फेयर में रखोगे, कुछ भी करोगे, तो फिर वो अपने अंदर से कौन सी गैस निकाल के देते हैं? CO2 ड्यू टू दैट रिएक्शन।
तो ऐसे ही देखो दो केमिकल का नाम बताया है, एक का नाम बताया गया है चॉक, जिस चॉक से स्कूल में लिखते हो, और दूसरा है शाहबाद टाइल्स। शाहबाद टाइल्स का मतलब होता है वो जो सफ़ेद कलर के तुमने देखे हैं ना मार्बल होते हैं सफ़ेद वाले, संगमरमर कहते हैं उसको बेसिकली, वाइट कलर की, तो टाइल्स है संगमरमर वाइट कलर की मार्बल्स। टाइल्स अभी अभी आई हैं कुछ सालों पहले के ज़माने में लोगों के घर में 3 चीज़ें होती थी, या तो सीमेंट की फ्लोरिंग, या तो संगमरमर वाली फ्लोरिंग होती थी, संगमरमर लगाते थे वो लोग, और तीसरी चीज़ होती थी दाने वाली एक फ्लोरिंग होती है, दाना एक अलग से डलता है वो वाली। तो मैं ना सीमेंट की बात कर रही हूँ ना मैं दानों की बात कर रही हूँ, मैं संगमरमर जिससे प्रॉपर ताजमहल बना वाइट कलर का उसकी बात कर रही हूँ। वो वाला मार्बल और जो चौक है, ये दोनों केमिकल्स के अंदर में क्या CO2 भरा हुआ रहता है क्या? नहीं। इन केमिकल का फॉर्मूला होता है CaCO3, बल्कि जब आप इन केमिकल को हीट करते हो तो हीट करने से ये केमिकल अपने अंदर से CO2 निकाल के दे देता है। इनके अंदर CO2 भरा होता है क्या? नहीं, बट जब आप इन्हें हीट करते हो तो हीट करने से ये अपने अंदर से CO2 निकाल के दे देता है। तो इनडायरेक्टली पेज नंबर 144 के एंडिंग में हमें ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CO2, उसके अलावा इसका मोलर मास होगा 44, नेचर में ये 0.03% पाया जाएगा। हम जो हवा एक्सेल करेंगे उसमें ये कितना परसेंटेज होगा? 4। इसके अलावा प्लांट्स भी रात के वक्त CO2 देते हैं। हम CO2 को ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी फॉसिल को जलाकर, या फिर हमारा टाइल शाहबाद टाइल या फिर हमारे चौक, इनके अंदर में भी CO2 को ऑब्टेन किया जा सकता है इन्हें हीट करके। अब देखो तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी के पॉइंट्स को मत पढ़ो 1 2 3, वो मैं समझा दूंगी शॉर्ट में। हम लोगों को उस एक्टिविटी को समझना है और उस एक्टिविटी से ऑब्जर्वेशंस पढ़नी है। तो सबसे पहला तो उस एक्टिविटी का डायग्राम समझते हैं। एक स्टैंड लिया उन्होंने, स्टैंड से उन्होंने टोटल देखो 3 अपैरेटस रखे। एक तो वो तुम्हारी गोल सी मटकी, जैसे प्रॉपरली केमिस्ट्री के लैब में लोग कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, आप लोगों ने एक कोनिकल फ्लास्क राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, नॉट कोनिकल फ्लास्क, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, गोल सा मटका लंबा। उसके अंदर तुमने एकदम बॉटम में देखना, बॉटम उस फ्लास्क के एकदम सबसे बॉटम में चेक करो, वाइट सा दिख रहा है क्या कुछ? अब तुम्हारी बुक्स में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है वाइट सा, ठीक है। चौक का टुकड़ा डाल दिया या चौक का पाउडर डाल दिया वगैरह वगैरह। फिर ऊपर में देखो एकदम लंबी सी एक ऐसी पतली सी ट्यूब होगी जो उस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर गई है। उस पतली सी ट्यूब को हमने उसमें एसिड भरा है। क्या भरा है उसमें हम लोगों ने? एसिड। उस एसिड देखो, एसिड को ऐसे नहीं डालते कि ऐसा उठाया बॉटल धर धर करके डाल दिया, प्रॉपर उसको अलग से पिपेट, इसको पिपेट कहते हैं। ये जो आपने लंबी सी ट्यूब दिख रही है ना, इसको पिपेट कहते हैं। इस पिपेट के वाया धीरे धीरे वो एसिड नीचे डाला है। तो जो तुम्हारा बीच में सोल्यूशन दिख रहा है नीला नीला कलर का, बेसिकली वो एसिड डाल दिया है वहाँ पे। तो यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क में अभी कौन है बोलो? CaCO3 है, और राउंड बॉटम फ्लास्क में अब नीचे में कौन है बोलो? HCl। कोई भी एसिड डाल सकते हैं क्या? हाँ। इसने कौन सा चूज किया? HCl। अब फिर देखो ऊपर ना राउंड बॉटम फ्लास्क को उसने ढक्कन लगा दिया। ढक्कन इसलिए लगाया क्योंकि इस रिएक्शन में गैस निकलती है। अगर वो कॉर्क यानी कि ढक्कन अगर वो नहीं लगाएगा तो ढक्कन नहीं लगाने से क्या होगा? गैस उड़ जाएगी। अब तुम चाहते हो कि गैस उड़े ना, तो तुमने ढक्कन लगा दिया। तुम चाहते हो कि गैस कलेक्ट रहे, जमा कर लूँ मैं। अब गैस कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं कि हाथ डाला और कलेक्ट कर लिया। अब कैसे गैस कलेक्ट होगी भाई? तो वहीं पे देखो उसी कॉर्क से हम लोगों ने एक क्या डाल के रखी है, एक बाजू में एक ऐसी यू शेप की वहाँ पे क्या डाल दी है? एक ट्यूब, जिसका एक कोना उस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर गया है, उसका दूसरा कोना किसके अंदर गया है? जार के अंदर गया है। मतलब बेसिकली ऐसा हमने कनेक्शन उसको दे दिया है, इधर से निकल के इधर। तो जैसे ही राउंड बॉटम फ्लास्क में लेफ्ट साइड में रिएक्शन होगी
रिएक्शन की वजह से जो भी गैस बनेगी वो धीरे धीरे गैस कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर जब जाएगी तो उसको ऊपर क्या मिलेगा जाने के लिए, रास्ता मिलेगा। उस रास्ते से ट्रैवल करती हुई वो राइट साइड में कौन है, जार है, जार के अंदर जाके वो गैस क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। उस बाजू में हम लोगों ने जार को भी क्या करके रखा हुआ है, ढक्कन लगा के रख दिए, ताकि अगर उसके अंदर कोई गैस भर गई हो तो वो बाहर भागे ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारी रिएक्शन से उस गैस को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अभी करंटली मुझको ये नहीं पता कि वो जो गैस बाहर निकली उस गैस का क्या नाम है, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भाई वो जो गैस बाहर निकल रही है उसकी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो। जैसे वो बोल रहा है कि ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में जो गैस निकली उसका कलर ऑब्जर्व करो। उस गैस का कोई कलर नहीं है, आपको पता तक नहीं चलेगा कि वहाँ पे गैस भर रही है। तो नीचे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CO2 का जो चार्ट है वहाँ पे लिख सकते हो कि वहाँ पे जो गैस का जो कलर वो तुमसे पूछ रहा है उसका कोई कलर है ही नहीं, वो चीज़ क्या है, कलरलेस है। फिर बुक वाला ये भी पूछ रहा है कि उस गैस के जार में अपनी नाक को डालो और सूंघो कि कैसा स्मेल है, सड़े हुए अंडों की बदबू आ रही है, टायर के जलने की बदबू आ रही है, कैसी स्मेल आ रही है। तो हमने ये देखा कि जब हम नाक लेके गए उसको सूंघने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वहाँ से किसी प्रकार का कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है, मतलब वो कलरलेस भी है और स्मेल के मामले में वो ओडरलेस भी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलरलेस, ओडरलेस ये दोनों लिख सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कलरलेस भी होती हैं और जो ओडरलेस भी होती हैं। जैसे ऑक्सीजन भी नहीं दिखती, उसको भी कोई स्मेल नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं दिखती और उसका भी कोई स्मेल नहीं होता। तो तुमको कैसे पता कि वो कौन सी गैस है? तो कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो अब देखो वैसे मुझे पता है, हम लोग टॉपिक CO2 का पढ़ रहे हैं, तो गैस कौन सी होगी, CO2। तो ये गैस 101% CO2 है, ये कैसे कंफर्म होगा, इसे कौन कंफर्म करेगा? तो केमिस्ट्री की दुनिया में CO2 गैस को कंफर्म करने का एक टेस्ट होता है जो कि आपको 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है और जिंदगी भर पढ़ना है। ये टेस्ट कहता है कि जिस जार में आपने CO2 को इकट्ठा किया है उस जार में जाओ, ताजा ताजा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एकदम ताजा होना चाहिए, लाइम वाटर डाल दो वहां जाके। लाइम वाटर को आप सीधी भाषा में समझो चूने का पानी, ठीक है। पहले जो चूने का पानी अगर आप देखोगे तो एकदम क्लियर सोल्यूशन था। क्लियर सोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि मैडम पानी के जैसा दिखना चाहिए। क्लियर सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर उसको किसी कांच के बर्तन में आप रखोगे, लेट्स से ग्लास में अगर आप उसे भरोगे और ऐसे अपनी ऐसे उसको लाइट में रख के ऐसे आँखों आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी आँखों से उस पार का दिखेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। और कई सोल्यूशन क्लियर नहीं होते, वो थोड़े से मडी मडी टाइप के होते हैं। मतलब आप उनके जैसे दूध है, दूध से कितना भी देखने की कोशिश करो उस तरफ रखी हुई चीज़ आपको कभी नहीं दिखेगी। तो एक्चुअल में आपको एक ताज़ा ताज़ा फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या करना है, लाइम वाटर। लाइम वाटर को लाना है और लाइम वाटर को लाके क्या करना है, डाल देना है। किसके अंदर डाल देना है, जिस जार में तुमने CO2 गैस को क्या करके रखा है, भर के रखा है। तो जैसे ही CO2 गैस और जैसे ही लाइम वाटर आपस में मिलेंगे, दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, रिएक्शन, गमा आसान रिएक्शन। और रिएक्शन के बाद आप ये देखोगे कि आपका जो लाइम वाटर एकदम क्लियर था, पहले एकदम ट्रांसपेरेंट था, सब उसके आर पार दिख रहा था, अब वो लाइम वाटर पूरा छाछ के जैसा हो गया, दूध के जैसा हो गया, मिल्की मिल्की। अब आप उसके आर पार देख नहीं पक सकते। यानी कि आपका जो लाइम वाटर पहले क्लियर सोल्यूशन था, वो लाइम वाटर अब क्या हो चुका है, मिल्की हो गया है। और कभी भी किसी भी गैस में अगर लाइम वाटर डालने से वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, आप उसके आर पार नहीं देख पाते हो, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो गैस कौन सी है, CO2। अगर वो गैस O2 होती, अगर वो गैस नाइट्रोजन होती, तो लाइम वाटर उसके साथ रिएक्ट करता ही नहीं। हर गैस को पता लगाने का अपना क्या होता है, अलग टेस्ट होता है हर गैस को पता करने का, ठीक है। हर गैस को आप पता करो, एक अलग टेस्ट होता है उसका।
तो वैसे ही यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि अगर आपने वहाँ पे लाइम वाटर डाला तो लाइम वाटर डालने पे आपको क्या दिखेगा, मिल्की 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 मिल्की। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दिस कन्फर्म्स दैट कि वो गैस कौन सी है, CO2। तो देखो नीचे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 का एक चार्ट है। उस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 के चार्ट में जो आपका कॉलम नंबर 3 है उसमें आपसे वो पूछ रहा है, कॉलम नंबर 3 मतलब रो नंबर 3, रो नंबर 3 में वो पूछ रहा है कि अगर आपने लाइम वाटर डाला तो लाइम वाटर डालने के बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो भाई लाइम वाटर डालने के बाद हम लोगों को क्या दिखता है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो वहाँ पे लिख लो इट टर्न्स मिल्की। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि वो गैस 100% कौन सी थी, आप लोगों की CO2 गैस थी। क्या किसी और पर्टिकुलर गैस के साथ लाइम वाटर टर्न होगा क्या किसी और गैस के साथ लाइम वाटर मिल्की टर्न होगा? नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है बोलो, CO2 के साथ। फिर सिमिलरली वो और भी कुछ कुछ बोल रहा है कि लिटमस पेपर डाल के देखो, बर्निंग कैंडल, ये वो फलान ढिमकाना, एक एक करते हैं। हमने एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा है। लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं? 2। लिटमस पेपर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से कलर के हैं भाई बता दो मुझे? रेड और ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर कब इस्तेमाल करते हैं? एसिड्स वाली चीज़ों के लिए। मतलब अगर कोई एसिड है उसमें अगर आपने मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर डाला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। और रेड लिटमस पेपर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बेस वाली चीज़ों के लिए। अब CO2 कौन है हमें कैसे पता? खा के थोड़ा देखेंगे कि कड़वा लग रहा, कि खट्टा लग रहा, स्लिपरी लग रहा, कि नॉन स्लिपरी लग रहा। तो कार्बन जो होता है वो एक कौन है, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। कार्बन कौन है? नॉन मेटल। हमेशा के लिए ध्यान में रखना, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब नॉन मेटल को जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर दिया जाए, ये आप आगे 11th-12th में सीखोगे, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हमेशा एसिडिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? एसिडिक। जहाँ भी अपने पास CO2 की हेडिंग थी ना, CO2 की हेडिंग के बाद लिख दो जाकर कि ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। अब बताओ, अगर ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो इसको क्या चाहिए? इसको एक रेड लिटमस पेपर चाहिए कि इसको एक ब्लू लिटमस पेपर चाहिए? ब्लू। और जैसे ही तुम मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, CO2 गैस उससे पास करवाओगे, तो अब क्योंकि CO2 गैस एसिडिक नेचर की है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? रेड में। तो अपने कॉलम नंबर की मतलब रो नंबर 5 की एंट्री में लिख दो, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को वो किस में कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डन यहाँ तक। हमने रेड लिटमस पेपर क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि वो बेस नहीं। अब तुम्हें कैसे पता वो बेस नहीं है? क्योंकि वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अगर मान लेते हैं वो कोई मेटल का ऑक्साइड होता तो फिर क्या होता? बेस। इस समय ये तो कंफर्म हो गया कि CO2 गैस कौन से नेचर की होती है? एसिडिक नेचर की होती है। अब उसी रो में जो दूसरा वाला है आपका है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा है एसिड बेस केमिस्ट्री में? क्या था यूनिवर्सल इंडिकेटर? बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है, याद आ रहा है? और यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक कलर वाला भी था। क्या था वो कलर? निकालो भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर निकालो। कौन से पेज नंबर पे मुझे भी बता दो, मैं अभी खोलती हूँ, पहले तुम निकालो। लेकिन पूरा एक कलर चार्ट था। अगर कोई चीज़ न्यूट्रल होती है तो उसका कलर क्या था? ग्रीन। पेज नंबर 64 पे भाई देख लेना। खैर, जो चीज़ न्यूट्रल है उसका कलर कौन सा है? ग्रीन। जो चीज़ एसिडिक है उसका कलर रेडिश, ऑरेंजिश, येलोइश, इस वाले जोन में है। जो चीज़ बेसिक है पे नंबर 64 में, उसी यूनिवर्सल इंडिकेटर के डायग्राम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कलर कैसा है? ब्लू, डार्क ब्लू, वायलेट, पर्पल, इस टाइप का है। अब हमारा जो CO2 है ये कौन है? एसिडिक की बेसिक। तो इसका कलर किस रेंज में आना चाहिए?
वो रेड, भाई ब्लू में कहाँ से आएगा? हाँ, रेड में आना चाहिए, ऑरेंज में आना चाहिए और येलो में आना चाहिए। तो एग्जैक्टली तो नहीं पता कि येलो होगा कि रेड होगा कि ऑरेंज होगा, बट हमें पता तो चल गया ना कि किस रेंज में आएगा। तो वहाँ पे लिख दो यूनिवर्सल इंडिकेटर की जगह क्या लिखोगे? नहीं, हमें उसने ये नहीं पूछा कि पीएच कितना होगा, उसने हमसे ऑब्जर्व करने को बोला है। अब जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको इस्तेमाल करके, क्या नाम है तुम्हारे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस्तेमाल करके, तो हमारी आंखें पीएच ऑब्जर्व करेंगी कि हमारी आंखें कलर ऑब्जर्व करेंगी? कलर। पीएच तो हम लोग पीएच मीटर करके एक मशीन आती है उससे पता लगाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? वो यूनिवर्सल इंडिकेटर डालकर कलर, कि भाई नीला हुआ कि काला हुआ कि पीला हुआ कि गोरा हुआ। तो जब तुम CO2 गैस में यूनिवर्सल इंडिकेटर से जब CO2 गैस पास करवाओगे तब कलर में क्या चेंज देखोगे? नीला, हरा कि पीले की तरफ? पीले, ऑरेंज, रेड की तरफ। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एसिडिक। तो वो ऑब्जर्वेशन ये होगी, पीएच उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? कलर is on the side of, is on the रेडिश, और रेडिश नहीं, क्या कहते हैं उसको, ऑरेंज और रेड का मिक्सचर, रेडिश ही कहते हैं क्या? रेड ऑरेंज साइड, ऐसा लिख सकते हो कि कलर हम लोगों को कौन से साइड में दिखेगा? रेड ऑरेंज के तरफ दिखेगा। क्या यहाँ तक बातें जम गई? ठीक। फिर आ जाओ भाई बर्निंग कैंडल में। ये तो सबसे पसंदीदा है, सबको पता है। वो लाल लाल कलर का मशीन जो स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, घरों में, बिल्डिंगों में, कारों में लगी हुई पाई जाती है, कौन है? फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें क्या होता है? CO2। मतलब CO2 होता नहीं है, रिएक्शन की वजह से CO2 बनता है, फिर वही CO2 बाहर आ जाता है। CO2 गैस के, जैसे हम सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस क्या करती है? कंबशन को सपोर्ट करती है कि और जल और जल। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो नहीं जलेगी। बचपन में एक्टिविटी भी थी कि एक मोमबत्ती बड़ी खुशी खुशी जल रही थी, फिर तुमने उसके ऊपर एक ग्लास जार रख दिया, ग्लास जार की वजह से उसको ऑक्सीजन बाहर का मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर का ऑक्सीजन यूज़ करना शुरू किया, और जब उसके अंदर का सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उसने जलना बंद कर दिया। यानी कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, जलने के लिए। लेकिन जो CO2 है उसके विपरीत है, अपोजिट। CO2 कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि उसकी मुंडी तोड़ता है कि भाई मैं तेरे को जलने नहीं दूंगा। यानी कि अगर कहीं आग लगी है और अगर आप CO2 का छिड़काव कर दो तो CO2 उस आग को और बढ़ाएगा नहीं, बल्कि उसको कम करेगा, और धीरे 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 कम होते होते फाइनली आग बुझ भी जाएगी। तो अब देखो उसने ये बोला है कि अगर कहीं पे CO2 गैस है और उस CO2 गैस के पास अगर आप एक बर्निंग कैंडल लेकर चले जाते हो तो बर्निंग कैंडल ले जाने से क्या हो जाएगा? वो बेचारी बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। कि जलती रहेगी, लाइटेंड रहेगी कि बुझ जाएगी? तो वहाँ पे लिख दो स्टॉप बर्निंग, ठीक है। वो धीरे धीरे अपना बेचारी जलना क्या हो जाएगी? रोक देगी। पुराने ज़माने में ना लोग इसी साइंस का यूज़ करते थे। जब वो लोग गुफा में जाते थे तो अपने साथ मशाल लेकर जाते थे। मशाल जलती थी बड़े मज़े से, भाई ऑब्वियस है, अभी भी करते हैं लोग जो आर्कियोलॉजी वाले रहते हैं। उस वक्त गैस मास्क जैसी तो कोई चीज़ें थी नहीं कि पॉइजनस गैसेस से बच सकें, तो वो लोग मशाल कैरी करते थे। किसी केव के अंदर जा रहे हैं, किसी गुफा के अंदर जा रहे हैं या किसी सुरंग के अंदर जा रहे हैं, तो वो लोग जैसे जैसे अंदर जाएंगे धीरे धीरे ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है? कम। बढ़ती कहाँ है भाई? ऑक्सीजन कम होते जाता है, और हो सकता है वहाँ पे कोई बहुत सारी जहरीली गैसेस भी हो जाए। जैसे हम लोग CO2 के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बट CO2 इनहेल करने से हमें ऐसा उतना कुछ होता नहीं, क्योंकि CO2 की क्वांटिटी क्या है? बहुत ही कम। लेकिन अगर तुम्हें किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ CO2 ही CO2 है तो क्या हो जाएगा भाई? दम घुटने लगेगा, बहुत ज़्यादा चिड़, मतलब घबराहट होने लगेगी। तो लोग मशाल लेते थे। उन्हें कैसे पता कि आगे पर्टिकुलर केव में CO2 है कि नहीं है? तो बड़े मज़े से अपनी मशाल को लेके ट्रैवल करते थे। जहाँ पे CO2 का लेवल थोड़े हद से ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो CO2 आग को और जलाएगी कि कम करेगी? और जब वो कम करेगी तो धीरे धीरे आग क्या होने लगेगी? पहले तो देखा ना, जब गैस खत्म होने वाला था घर का सिलेंडर, धीरे धीरे बुझने लगे, ऐसा होता है, फ्लेम धीरे धीमी हो जाती है, बुझने लगेगा। और जब CO2 का कंसंट्रेशन हद लेवल बढ़ जाएगा तो फाइनली
तुमको पता चल जाएगा कि अब ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमें क्या फील हो सकता है, सफोकेशन, अगर हमने इसके आगे कंटिन्यू किया तो उन्हें आइडिया पड़ जाता है कि यहाँ तक पहुँचना सेफ है, इसके आगे में दिक्कत हो सकती है बिना प्रॉपर गैस मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वगैरह के। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिर आगे उसने एक आखिरी ऑब्जर्वेशन लिखने को बोल रहा है वो कि आप CO2 में थोड़ा सा पानी डाल दो। अब भाई पानी डालने से क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक पिए हो, बस ये वही एक्टिविटी है। तुम कोई भी कोल्ड ड्रिंक पियो, कलर नेचुरल तो नहीं रहते। तुम संतरे का पियोगे, ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज कलर आर्टिफिशियली डाला जाता है। स्लाइस माजा पियोगे, तुम्हें लगेगा अरे देखो येलो कलर है, आम का है, बिल्कुल नहीं है। तुम कोई और कोल्ड ड्रिंक पियो, ग्रेप्स का है, काला है, पीला है, जो भी है, ओरिजिनल कलर्स नहीं रहते, वो आर्टिफिशियल होते हैं। उनमें होता क्या है, ढेर सारा कलर, ढेर सारी शक्कर, प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही होंगे, और क्या होता है, पानी और CO2, बस, और कुछ नहीं होता। पानी में जब आप CO2, जैसे कोल्ड ड्रिंक को जब तुम खोलते हो तो वो बबल निकल के आते हैं ना बाहर, वो किस चीज़ के बबल हो, CO2 गैस के। CO2 गैस को बहुत दबा दबा के, उसको धक्का दे देकर, एकदम ठूस ठूस कर उसको क्या किया जाता है, भर दिया जाता है किसके अंदर, बॉटल के अंदर। तो CO2 गैस जब पानी से मिल जाती है एकदम अच्छे से, तो वही चीज़ क्या बन जाती है, तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक। और जैसे ही तुम ढक्कन खोलते हो, प्रेशर हट जाता है और फिर वो CO2 गैस के बबल बाहर आने लगते हैं। क्या है बात, समझ रहे हो? तो अगर CO2 को पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो बनेगी कोल्ड ड्रिंक, लेकिन इसको कोल्ड ड्रिंक वर्ड नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। यानी कि जो तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें पीने में कई लोगों को अच्छा लगता है पीने से। तो वो क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा एसिड है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसकी जो वो बबल्स निकलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यह जो पानी और CO2 का जो एसिड है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो रीज़न है कार्बोनिक एसिड। तो CO2 और H2O के मिलने पे कौन सा वाला एसिड बनता है, ठीक है। देखिए कौन सा एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड। और इस कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है, लिख लो, H2CO3। याद करो, मैंने बहुत दिनों पहले तुम्हें रिएक्शन लिखना सिखाया था। वैसे रिएक्शन लिखना 10th का पार्ट है, लेकिन हम लोगों को ये चैप्टर समझने के लिए रिएक्शंस पता होनी चाहिए, अदरवाइज रट्टा रट्टा टाइप का लगता। तो मैंने रिएक्शन लिखते वक्त बताया था कि क्रिस क्रॉस किया करो। क्रिस क्रॉस में H2CO3 बन रहा था, याद है। फिर मैंने तुमसे कहा था कि H2CO3 को H2CO3 मत लिखना, उसको क्या कर देना, तोड़ के H2O + CO2 लिख देना। तो वैसे ही H2O + CO2 कंबाइन होकर भी वो लोग क्या बना लेता है, H2CO3। तो एक तरीके से हो सकता है एग्जाम में टीचर ये पूरा का पूरा चार्ट ही दे दे कि चार्ट भरो, तो भर देना। तो CO2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस, ओडरलेस। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये हाँ मतलब कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये एसिडिक होता है नेचर का, जिसकी वजह से ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर को ऑरेंजिश येलो कर देगा, हाँ रेड ऑरेंजिश येलो, और इसका pH 7 से कम होगा, बराबर। उसके अलावा पानी में मिलाओगे तो डिजॉल्व होके क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। लाइम वाटर में मिक्स करोगे तो लाइम वाटर से मिल्की मिल्की हो जाएगा, जो ये बात को कंफर्म करेगा कि ये CO2 गैस है, बस खत्म। तो ये कुछ फिजिकल और किसकी प्रॉपर्टीज थी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, CO2 की। तो पेज नंबर 145 में अब देखो हमने छोड़ा क्या क्या है, राइट नो। डायग्राम में के नीचे एक रिएक्शन दी है। वैसे मैंने तुम्हें रिएक्शन लिखना सिखाया है, कल एक काम करना, रिएक्शन रिवाइज करके आना। कल जब रिएक्शन रिवाइज करके आओगे तब हम इस रिएक्शन को वापस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डायग्राम में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी है। टीचर इसको ट्रू और फॉल्स के लिए, MCQ के लिए, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, किसी भी पर्पस के लिए इसको पूछ सकती है। क्या लिखा है वहाँ CO2 के नीचे, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। हमेशा एयर में 2 प्रकार के डिस्प्लेसमेंट होते हैं,
एक अपवर्ड और दूसरा बोलो क्या होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में कभी तुम सीखोगे। अब ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हवा आपकी यहाँ है और CO2 कहाँ है, हाँ। तो अब ये चीज़ तो पहले मार्क कर लो, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, कि CO2 का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पहली चीज़ तुमको आ सकती है। अब पेज नंबर 145 की एंडिंग में आ जाओ फटाफट। अब अपनी कॉमन सेंस का थोड़ा सा उपयोग करना, बर्फ़ को छोड़कर, ठीक है, बर्फ़ को छोड़कर। बर्फ़ वाली चीज़ को मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि बर्फ़ वाला जो टॉपिक है वो एक एक्सेप्शन में आता है और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तुमको 10th में मिलेगी और ज़्यादा जानकारी 11th की केमिस्ट्री में मिलेगी। अब जब भी कोई चीज़ भारी होती है एज़ कंपेयर टू पानी, तो पानी के ऊपर वो तैरती है कि पानी के अंदर डूब जाती है, डूब जाती है। और अगर हल्की होती है तो तैरती रहती है। अब यूज़ योर ब्रेन पावर पूछ रहा है कि भाई मुझे नहीं पता CO2 की डेंसिटी क्या है क्या नहीं है, उसकी कितनी वैल्यू है, हमें नहीं पता, लेकिन एयर के कंपेयर में जो CO2 होता है वो ज़्यादा भारी है कि वो हल्का है। तो CO2 के कंपेयर में एयर और CO2 को अगर कंपेयर करें तो CO2 क्या है, ज़्यादा भारी है, लिख दो मोर डेंस। वन वर्ड आंसर कि ज़्यादा भारी है, ठीक है, डन। अब जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 146, इसमें तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन डाइऑक्साइड की और भी दी हुई हैं, बट कल तुम रिएक्शंस रिवाइज करके आना तब हम पढ़ेंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस दिया है और तुम्हें एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर दिया है। कल ये टॉपिक पढ़ के हो जाएगा समाप्त, खत्म, ठीक है। तो एक बार बुक को देख लो, ये 2 पेजेस जो हमने पढ़े, 1 या 2 पेजेस में कोई डाउट है तो बताओ।